ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मार्च के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। देखिए, मीन राशि में जो ग्रहों का योगायोग है, पूरी पंचायत लगने वाली है। जी हाँ, चौकड़ी लगेगी, फिर पंचायत बनेगी ग्रहों की। ऐसा योग बन रहा है कि मीन राशि में इस बार जो है वो सारे के सारे ग्रह एक साथ बहुत सारे इकट्ठे होने के योग बना रहे हैं। इस वक्त यदि मार्च के आरंभ काल की हम बात करें तो इस राशि के दृष्टिकोण से यहाँ पर शुक्र भी आ गए थे, राहु चल ही रहे थे, बुध विराजमान थे। मध्यकाल में सूर्य भी आ जाएंगे और अंत होते होते मार्च के यहाँ शनि भी पदार्पण कर लेंगे। कोई अस्त, कोई उदय, कोई वक्री, कोई मार्गी, कोई ना कोई प्रभाव अपना। सारे के सारे यहाँ पर जो ग्रह हैं, जब घर में ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, या कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बड़े बड़े सब, तो क्या होता है, मैं आगे, मैं आगे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। यही हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त। ऐसा घमासान मचा हुआ है। शुक्र अपने आप में ताकतवर ग्रह हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। राहु कह रहे हैं मैं तुमको सब समाप्त कर दूंगा। बुध जो है वहां पर आके कमजोर हो गए, बेचारे फंस गए हैं वहां पर आके। इसके साथ साथ वहां सूर्य भागते हुए चले आ रहे हैं और मार्च के मध्यकाल में सूर्य अपना वर्चस्व डाल देंगे, सबको अस्त कर देंगे, सबको अस्त कर देंगे। और सूर्य के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि वहां राहु बैठे हुए हैं। वो राहु जो है वो नैसर्गिक दृष्टिकोण से सूर्य को भी क्षीणस्त कर देते हैं। सूर्य राहु की युति कभी अच्छी नहीं मानी जाती। फिर महाराज शनि महाराज पहले ही हंसते हैं और वो भी भागते हुए चले आ रहे हैं इसी राशि के अंदर। तो सारा का सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी ही राशि बनी हुई है। और इस राशि के प्रभाव को विशेष तौर पर मीन राशि को अच्छा समझ लेना चाहिए कि मीन राशि वालों के लिए ये समय बड़ी सावधानी के साथ फूक फूक के कदम रखने वाला है। हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है। देखिए, आपकी राशि के अंदर जैसा हमने कहा कि प्रभाव क्या होगा, और बहुत सारे यानी समस्त ग्रहों का एक ही जगह योग बन रहा है। और इस ग्रह के प्रभाव को आपको ऐसे में अपने मन को शांत रखना है। भाग्य आपके साथ है, समझ लीजिए मीन राशि वालों, भाग्य आपके साथ है। फिर काहे की चिंता। आपकी राशि के स्वामी बिल्कुल भाग्य पर पूरी दृष्टि डालकर बैठे हैं। गज केसरी योग का निर्माण करने वाले हैं इस मार्च के मध्यकाल में। फिर काहे की चिंता करके बैठे हो। बस अपने मन को शांत रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मन को शांत रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बस त्याग कर लो क्या क्या होने का योग है। आपका ग्राफ हमारी दृष्टिकोण से बन रहा है 45 डिग्री का। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। फिर काहे चिंता कर रहे हो। बस ध्यान रखना, जिन बच्चों के एग्जाम है उनके लिए क्या हो सकता है, शुक्र महाराज कभी अस्त होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, बुध अस्त होंगे, फिर कभी वक्री भी हो जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मन मस्तिष्क अशांत हो सकता है। देखो, शांति से काम करो। आपका गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा शांत होकर काम कर लीजिए। छोटी छोटी बात आपको लग सकती है, घर में छोटी छोटी बातें दिल को चुभा सकती हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो ग्रहों की ये बर्तन खड़कने वाले हैं ना, तो इनको थोड़ा शांति के साथ निकाल लीजिए। और ये महीना बहुत खास है विशेष तौर पर। सूर्य अब संक्रांति की तरफ जा रहे हैं और ये संक्रांति आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही है। महत्वाकांक्षा में जो आपने बहुत चीज़ें बहुत सोच रखी थी, अब उसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। लेकिन उस वर्चस्व को करने के लिए कार्य सही दिशा में। इन पांचों ग्रहों की यदि शक्ति को मुट्ठी बना लो, ऑर्गेनाइज कर लो, यही ज्योतिष का प्रभाव है। तो देख लीजिएगा, वारे न्यारे कर सकते हो आप। इस दिनों खासतौर पर मार्च के मध्यकाल में कुछ ऐसे उत्सव आने वाले हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण समझो, चंद्रमा महाराज का जन्मदिन भी आने वाला है और चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण भी करने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और उसका आशीर्वाद यदि मिल जाए चंद्रमा का, तो देखिए मन का मालिक होता है और मन के अनुसार से बृहस्पति के साथ दृष्ट होकर बहुत सुंदर योग बनाएंगे। जिस दिन उनका जन्मदिवस है उस दिन गजकेसरी योग का निर्माण भी है। कुछ खास उपाय हैं। और तो और इसमें होलाष्टक समाप्त होंगे और आपके समस्त अलाएं बलाएं, कष्ट इत्यादि, नज़र इत्यादि को शांत करने का उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। ये सारी बातें बता देते हैं आपको, धीरे धीरे आप समझ लें किस प्रकार के योग कैसे रहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 मार्च को जो महीना है वो विशेष तौर पर मार्च चल रहा है और जो फागुन का महीना चल रहा है उसमें मंगलवार का अवसर है, शुक्ल पक्ष का। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वादशी तिथि पड़ रही है उस दिन। और आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम देखें तो योग आपका ऐसा है कि आपके लिए बढ़िया ही है। रास्ता अच्छा बन रहा है, बढ़िया बन रहा है और आपकी बहुत सारे कार्यों में आपकी चलेगी। आपके योग है ऐसे कार्य बनने के, जहाँ पद करोगे आगे चलोगे तो डेफिनेटली योगों को अपने सहयोग सपोर्ट में कर सकते हो। ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं। इस दिन मंगलवार का अवसर है, थोड़ी हिम्मत जगाओ। शनि मंगल महाराज जो है वो आपको एकाकी कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं लोगों से इस वक्त।
आप खाली मैं करने के चक्कर में फंसे हुए हो, सबको साथ लेकर चल लो तो अच्छा रहेगा। अद्भुत साहस है आपके अंदर इस वक्त। तो ऐसे में कोशिश करें हनुमान जी को प्रसन्न करें। हनुमान जी का मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोग थोड़ी सी हीन भावना रख सकते हैं आपके लिए, अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है कि इसी की बात चलती है, किसी और की चलती नहीं, ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखें, मंगल को शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर फूलों की होली रखी है, क्योंकि होली आने वाली है और होली के दिन तो सब अपने घर पर रंग मस्त होंगे। तो हमने सुंदरकांड का पाठ, फूलों की होली का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी सादर आमंत्रित हैं इस दिन। और इस दिन भौम प्रदोष भी है। यदि कष्ट जीवन में चल रहे हों, लोन उतर ना रहा हो, तो जब भी भौम प्रदोष आए, ऐसे में मंगल का ऋणमोचन स्तोत्र पाठ करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक गुणयुक्त जल से यदि कर लिया जाए तो कहा जाता है बहुत जल्दी योगायोग बनते हैं। और जब भी साल में 1-2 बार तो पढ़ी जाते हैं भौम प्रदोष का योग, तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। 12 तारीख की बात कर लेते हैं। बुधवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है आपको। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ा मन की एंजाइटी परेशान कर सकती है आने वाले 2-3 दिन, तो ध्यान रखिएगा मन के भाव को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थोड़ा ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि मन थोड़ा हल्का होता दिखाई देता है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके लिए श्री गणेश का स्तवन करें, श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। रवि योग है इस दिन, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा पूरे दिन रवि योग रहेगा। कोई नए कार्य आरंभ करने मजबूरी में तो कर सकते हैं, लेकिन से होलाष्टक चल रहे हैं, नए कार्य आरंभ में बहुत ज़रूरी हो तभी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। 13 तारीख का दिन गुरुवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है इस दिन और सुंदर होला अष्टक समाप्त होंगे, होली जलाई जाएगी इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सा दिन भारी दिखाई देता है स्वास्थ्य के मामले में। अननेसेसरी की एंजाइटी, वरीज मन मस्तिष्क को घेर सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त ग्रह नक्षत्र देखिए, आपके राशि के अंदर राहु चल रहे हैं, साथ में बुध चल रहे हैं, शुक्र चल रहे हैं। अभी खराब नहीं है, लेकिन क्या है, युक्ति निकाल कर आप रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन युक्ति के अनुसार से अननेसेसरी गुस्सा करते रहोगे, क्योंकि आपका बृहस्पति है वो आपको सही दिशा में, और गलत दिशा काम आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और वो गलत काम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो गुस्सा बढ़ रहा है आपका, ये हमको दिखाई दे रहा है। उससे कुछ नहीं होने वाला। रावण ने एक बात लिखी है कि क्रोध करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है। उद्दिष्ट तंत्र के अंदर पहला श्लोक ही ये आता है कि क्रोध करने का अधिकार उसी को है कि जो सामने वाले को खत्म कर सके, सामने वाली स्थिति को। जब तक नहीं कर सकते हो तो फिर अपने को खराब करोगे, और वही योग बना हुआ है इस वक्त कि अपने गुस्से को आपको ही खराब करता दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रख, शांत रहे, उसके लिए उपाय करने का प्रयास करें। हल्दी का एक टीका अपने माथे पर लगाएं, हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करें, कुछ दान पुण्य कर दें। इस दिन तो बड़ा ही अच्छा उत्सव बन रहा है। होलाष्टक समाप्त हो रहे हैं, होली का दहन किया जाएगा। और होली की कथा तो बहुत अद्भुत है, उसको हमें समझते हुए कार्य करना चाहिए। उसको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक रास्ता बता रहा हूँ आपको। वैसे होलाष्टक जो समाप्त होंगे और साथ में भद्रा भी चल रही है इस दिन, तो सुबह 10 दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सुबह 10 बज के करीब 35 मिनट पे दिल्ली में जो है भद्रा आरंभ होगी। रात्रि में 11:29 तक भद्रा चलेगी। कहा जाता है होली इसके बाद जलानी चाहिए, तो उससे पहले होली जलाना ठीक नहीं होता है। उसका महत्व है पूरा। जो होली है बहुत शांत वैज्ञानिक पर्व है। ऐसे नहीं कि जला दिया और आग जला के कैंप फायर हो जाती है, नहीं, कैंप फायर नहीं है भाई वो। उसकी पूरी कथा शास्त्र में हमको समझाएंगे अभी आपको। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बता दें, विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि इस होली की अग्नि में अपने समस्त कष्टों को, पूरे वर्ष में लोगों की अलाएं बलाएं, नज़र इत्यादि जो आप पे लगी उनको दूर करने के लिए छोटा सा रास्ता है। हल्दी आती है, हल्दी की गांठ, जो हल्दी की बड़ी वाली गांठ मिलती है, उसको अपने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए, या ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अपने सिर पर से इस प्रकार से उसको घुमा लीजिए और उस होली की पवित्र अग्नि में उसको समर्पित कर दीजिए। या तो सुबह 10:30 बजे से पहले पहले आप उसको जहाँ होली जलनी है बनी हुई हो वहाँ डालाइए, और नहीं तो रात्रि में करीब 11:30 के बाद जब होली जले उसमें उस वक्त उसको डाल दीजिए। कहा जाता है कि समस्त अलाय बलाएं दूर हो जाएंगी, कष्टों को निवारण करने का रास्ता बन जाएगा। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं, और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में
आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहां उपस्थित है उनके जीवन में शारीरिक तौर पे कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहां कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होलिका महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया इस उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंकवा दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊं, अग्नि जलेगी नहीं।
भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती है, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके कि छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले पहले कर ले। और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो अभी आपने होली का महत्व समझा, इसके अनुसार से देखिए होली का जो महत्व है वो हमने आपको बताया, बहुत अद्भुत है, कष्टों को निवारण करने वाला है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मीन राशि वालों विशेष तौर पर अपने वर्ष भर के किए हुए जो आपके ऊपर नेगेटिव प्रयोग हो जाते हैं, जैसे आप कहीं बाहर निकल रहे हो, किसी दिन आप बहुत सुंदर लगते हो, क्या होता है लोग सामने वाले बोलते थे अरे अरे भाई साहब आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आज तो लोगों पे कहर डाल रहे हो। बस समझ लो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खराब, अंदर से खराब वाले व्यक्ति की नज़र लग जाएगी, और ये नज़र बनते बनते कामों को कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। बस समझ लीजिए ऐसे कष्टों से निवारण करने के लिए दिन है होली का। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा मीन राशि वालों, इस समय में थोड़ी सी एक हल्दी की गांठ लेकर, एक हल्दी की गांठ आपके समस्त कष्ट निवारण कर सकती है। अपने सिर पर से वार कर उसको अग्नि में प्रवाहित, अग्नि में डाल दीजिए, होली की अग्नि में, जो हमने समय बताया आपको, आपके क्षेत्र में जब होली चले तो उसमें डाल दीजिएगा, तो देखिएगा कष्ट निवारण करने का योग बन जाएगा। इस दिन भगवान अग्नि के प्रसन्न करने के लिए नवान्न अन्न भक्षण भगवान को कराया जाता है। गेहूँ जिनके क्षेत्र में नया आ रहा होता है, बूट इत्यादि, छोलिया इत्यादि नए आ रहे होते हैं, जो भी फसल आती है वो भगवान को अर्पित की जाती हैं होली की अग्नि में, और कहा जाता है कि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और कष्ट के निवारण करने के योग बनते हैं। 14 तारीख का दिन, शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान, और ग्रह नक्षत्र का दृष्टिकोण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहे, ऐसा आप सबको आशीर्वाद। लेकिन होली खेले कैसे? ग्रह तो अच्छे हैं, जैसा हमने कहा गजकेसरी योग बनकर तैयार है आपके लिए। गजकेसरी योग तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते नए खोलता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर सप्तम भाव में चंद्रमा केतु के साथ विराजमान होना बहुत सारे नए रास्ते आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर सकते हैं। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, दोपहर आते आते आपके लिए अच्छा योग बन सकता है, और आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन चंद्रमा का जन्मदिवस भी है, चंद्रमा से गजकेसरी योग का निर्माण होता है, तो कोशिश कीजिए शाम को अवश्य चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। और साथ साथ होली खेलने सबसे पहला काम किसके साथ करें? भगवान के साथ करें। थोड़ा हल्दी मिला जल लेकर उसी से भगवान को स्नान कराइए इस सुंदर पर्व पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वही जल लेकर अपने ऊपर भी डाल लीजिए। इत्र युक्त जल थोड़ा सा डालकर देखिएगा, भगवान की कृपा से हिना का इत्र आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उसके द्वारा भगवान के साथ होली खेलें। आमतौर पे क्या होता है, होली के दिन दरिद्रता नहीं लानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है पुराने कपड़े निकालते हैं और वो धारण करते हैं। अरे साफ सुथरे बढ़िया चमकते हुए कपड़े धारण करने का प्रयास करें। आनंद का पर्व है, आनंद का पर्व, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा हमने आपको 2 दिन पहले बताया, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा चंद्रमा जो है थोड़ा वीक चल रहा था,
तो ऐसे में भारतीय संस्कृति में अशोक व्रत भी इसी दिन किया जाता है। फागुन की जो विशेष तौर पर पूर्णिमा तिथि है उस दिन अशोक व्रत करने का शास्त्र में नियम है। अशोक व्रत कैसे किया जाता है, आपको भारत में बहुत सारे लोग नेचुरल वे में करते हैं उसको, इस अशोक व्रत को, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, हम उससे हीन भावना रख लेते हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में मिट्टी मिले जल को लोग एक दूसरे में डाल के होली मना लेते हैं। ये शास्त्रोक्त है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर लिखा है कि अशोक व्रत करने के लिए इस शुभ तिथि में थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर पानी में और उससे स्नान करने से, थोड़ी देर अशोक के पेड़ के नीचे बैठने से, जहाँ सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका में, उनका भी शोक समन हुआ था अशोक के प्रभाव से, तो कहा जाता है जो शोक है मन के वो दूर हो जाते हैं। एंजाइटी, आप गोली खा रहे हैं रोज, इस प्रयोग को करके देखिए। हम प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर चलाते हैं दिल्ली के अंदर और हमने ये देखा है कि जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, बहुत सारे विभिन्न बीमारी लेकर आते हैं और उन पर हम मिट्टी का लेपन करते हैं, मड पैक लगाते हैं और उससे एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं। शास्त्रोक्त है, लेकिन आज हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे हो गए हैं तो हमने इन वैज्ञानिक विधियों को छोड़ दिया है। तो ये सब बातें आपके समक्ष जाननी चाहिए, तो इसको समझते हुए करें। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समझें, ये वास्तविक तौर पर निवारण यही है। और हम बैठे हैं नग पहनने के चक्कर में, कुछ और हजारों रुपए खर्च करके उपाय करने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। पंडित जी ये बता दो, पंडित जी वो कहा दो। पंडित जी अपना शोक नहीं शमन कर पाते हैं। जो आज तथाकथित तौर पर मैं कहूँ सो कॉल पंडित, मैं पंडित नहीं कहूँगा, पंडित तो वर्ड बहुत अच्छा है। सो कॉल आज की तारीख में जो सारे जी डैश 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 जो भी बनकर आज की तारीख में पूरे सोशल मीडिया पर ज्योतिषियों की भरमार हो गई है, शास्त्र को पढ़ें, शास्त्र के अनुसार से बताएंगे, तब रास्ता प्रभाव हुआ तो उसको समझते हुए कार्य कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इस दिन एक और परिवर्तन की तरफ जा रहा है ग्रह, तो वो जा रहा है विशेष तौर पर सूर्य आपके 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और इस सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करना एक महीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये आपके वर्चस्व को और बढ़ाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा गुस्सा भी बढ़ाने वाला है। ये सूर्य बहुत सारे ग्रहों को अस्त भी करने वाला है। अभी तो कुछ दिन में देखिएगा बुध शुक्र सब को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देगा। और साथ साथ शनि भी जो अस्त चल रहे हैं वो भी भागते हुए इधर ही आ रहे हैं। राहु यहाँ पर पहले से विद्यमान है, तो ये जो ग्रहों की चौकड़ी लग के तैयार हो गई है, साथ में जो वहाँ पर पंचायत भी लगने वाली शनि महाराज के आने से, ये ठीक नहीं है। ये उठापटक का योग बना रहा है, शांत रखना पड़ेगा। थोड़ा सा परोपकार करें, सेवा भाव करें। इस महीने जितना सेवा भाव करोगे ना, सेवा का काम करोगे, मंदिर में जाकर थोड़े तांबे के बर्तनों का दान करो, गेहूं का दान करने का प्रयास करें, नित्य प्रति सूर्य को दान करने का सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें। थोड़ा हल्दी मिला जल देकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया करें अवश्य। इस बात का ध्यान रखना, ये ग्रहों की पंचायत जो लगने वाली है, चौकड़ी लग चुकी है, ये कहीं भी ठीक नहीं है। वैसे ही आपका गुस्सा 8वें भाव पर चल रहा है, पूरे जबरदस्त चल रहा है। शांत होते हुए कार्य कीजिएगा इस महीने में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत होइए। विश्व के बहुत सारे लोग इस वक्त अशांति की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य जो आमतौर पर ये देखें, ये शनि का परिवर्तन जो होगा अभी ना, ये विशेष तौर पर और ज़्यादा अग्नि में घी डालने का प्रयास कर सकता है। तो शांत होकर काम समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में सुबह सुबह जल्दी उठें और भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दें। सेवा अवश्य करें, लोगों की दान पुण्य करने का प्रयास करें। गेहूं का दान कर सकते हैं, मंदिर में तांबे का बर्तन का दान कर सकते हैं, और ये सब उपाय करके अपने सूर्य को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। 15 तारीख शनिवार का अवसर, और ऐसे में प्रतिपदा तिथि है और चैत्र का महीना आरंभ हो रहा है। इसके दृष्टिकोण से एक और ग्रह जो है वक्री होने जा रहे हैं, सूर्य के बहुत सन्निकट चले जाएंगे, जो आपकी राशि में ही चल रहे हैं। बुध महाराज ये वक्री होकर जो है, ये थोड़े से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और थोड़ा सा आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत कर सकते हैं। आपको सीधी बातें पसंद नहीं आएंगी, आपको हमेशा घूम के चीज़ें, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं। जो कार्य सीधी तरह से होना है सीधी तरह से करने का प्रयास कीजिए ना, उसको घुमाने का ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें, इस दिन शनि महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बदलने वाले हैं, बहुत जल्दी आपकी राशि में आने वाले हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये जो समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। 16 तारीख के दिन बात करें, रविवार का अवसर है और द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन राहु महाराज भी अपनी गति पे चलते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है उसके चतुर्थ चरण में प्रवेश करते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, बहुत दिन बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का योग बना है। कुलाष्टक समाप्त हो चुके, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। बृहस्पति की राशि में चलते हुए बृहस्पति के ही नक्षत्र में जो राहु, चतुर्थ भाव में राहु का प्रवेश हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बृहस्पति की डायरेक्शन से लाभ मिल सकता है। वैसे बृहस्पति और राहु की युति अच्छी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा एक काम करें,
दूध का दान कर दें। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शाम के समय उनका दूध से अभिषेक कर देंगे तो राहु का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होगा। बहुत ज़रूरी है शांत रहें आप। 17 तारीख के लिए हम बात करें तो अब सोमवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये थोड़ा मनोमस्तिष्क को थोड़ा बंधन युक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा काम करने में आपको लगेगा दिल पे बहुत सारी बातें परेशान कर सकती हैं। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ग्रह भारी दिखाई देता है आपके लिए। और जैसे मंगल है आपके इस वक्त आपको अकेला ही चलाने की तरफ ले जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें आप भी बोलने में कुताही नहीं बरतने वाले। पता नहीं मुख से क्या निकल जाए, मैं कहूँगा शांत होकर बैठो और वो छोटा सा निकली हुई बात परेशान कर सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। और साथ साथ इस दिन बुध महाराज जो आपके वैसे ही कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं वो हो जाएंगे अस्त। थोड़ा सा आपको बुध का उपाय करना चाहिए। बुद्ध के उपाय के निमित्त सोमवार का दिन है, कोशिश करें दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात् इस मंत्र का जप करते हुए। चतुर्थी भी है, गणेश जी का भी सुंदर स्तवन कर सकते हैं। जो भी आपको रास्ता बने उनका कब करें तो अच्छा कल्याण का योग बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं इस वक्त आपके लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा शांत होकर चलने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर अपना हाइपर ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख के लिए हम बात करें, बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन भाग्य से बहुत सारे रास्ते दे सकता है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, दोपहर के आते आते जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना देंगे। भाग्य से बहुत सारी चीज़ें, मन अपने आप सरल हो जाएगा। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग का निर्माण है 2-3 दिन, ये आपको पॉजिटिव रास्ते दिखाता दिखाई देगा। सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे आने के योग बन सकते हैं। लेकिन शुक्र होने जा रहे हैं अस्त इस समय। शुक्र जो उच्च के चल रहे थे बड़े लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय के लिए शुक्र आपकी राशि में ही उच्च के होकर विराजमान हो गए, तो वो भी इस वक्त सूर्य के सन्निकट आने के कारण से अस्त हो जाएंगे। तो थोड़ी सी युक्ति को ध्यान रखती करिएगा। जो युक्ति पे काम कर रहे थे, जो चालें आपकी पहले काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ सकती हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य। पुरुषार्थ की ज़रूरत है, सही दिशा में पुरुषार्थ की ज़रूरत है। सामने वाले जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में आपको मान सकते हैं सरल हो जाए। और ध्यान रखिएगा कई बार हम बहुत सरल हो जाते हैं तो लोग हमको थोड़ा सा मूर्ख बनाने का प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है। फिर भी बृहस्पति और मंगल की युति जिस प्रकार की योग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं चंद्रमा के सामने बैठकर, ये आपके लिए बहुत सारे, आप अकेले ही 100 के बराबर है ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। श्री पंचमी है, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करें, भगवान को सुंदर रूप से तुलसी दल अर्पित करें, पूजन करें, कल्याण होगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और श्री एकनाथ जी का सुंदर पूजन किया जाता है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके लिए कल्याणकारी योग बना रहे हैं। यही एक योग आपके लिए शुभ प्रकार से रहेगा, बस थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है, अच्छा होगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है।
लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है, जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है, और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं, और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में एक ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है, वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए, और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है, स्वप्न में अवस्था में है। तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है, या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं। लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में
सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पे हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया, वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।